गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं श्लेष मीणा, प्रवक्ता जीपीसी करौली। तो आज हम जो हमारे डीसी मशीन्स के जो नेक्स्ट हमारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस थे उनको कंप्लीट करेंगे। तो उसी ही श्रृंखला में हम जो आगे बढ़ते हुए तो हम क्वेश्चंस को देखते जा रहे हैं और इसी से रिलेटेड जो थ्योरी पार्ट है उसको आप बिल्कुल मजबूत करने की कोशिश कीजिएगा। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 7 है कि इसी हमारा EE 206 का जो इलेक्ट्रिक मशीन्स है, इलेक्ट्रिक मशीन फर्स्ट। सो क्वेश्चन नंबर 7 है, ये देखिएगा, डीसी मशीन्स के ऊपर रिलेटेड है। द नो लोड स्पीड ऑफ द डीसी सीरीज मोटर इज। इसमें हमसे पूछा गया है कि जब डीसी सीरीज मोटर होती है, जब वो नो लोड पे वर्क कर रही हो तो उस समय उसकी स्पीड कैसी होगी। तो स्पीड मतलब किस तरह की होगी, या तो बिल्कुल कम होगी, वेरी स्मॉल, या वेरी हाई, या फिर स्मॉल, या फिर मीडियम। तो इसको देखने के लिए हमें एक टॉर्क, हमारा जो टॉर्क और स्पीड का जो ग्राफ है उसे देखने की जरूरत होती है। इस तरह के जब भी क्वेश्चन आए हमारे पास तो हमें टॉर्क और वो स्पीड के जो ग्राफ होता है उसे देखने की जरूरत होती है। तो अब ये देखिएगा, डीसी सीरीज मोटर का जो टॉर्क और स्पीड का डायग्राम है वो इस तरीके से होता है। और मैंने आपको पहले ही बताया था कि कम स्पीड पे अधिक टॉर्क की जहां भी हमें आवश्यकता है, कम स्पीड पे या फिर स्टार्टिंग टॉर्क, स्टार्टिंग मतलब जब हमारी स्पीड कम होती है, स्टार्टिंग के टाइम पे हमारी स्पीड कम होती है, और स्टार्टिंग पे जब हमें अधिक टॉर्क की आवश्यकता हो, ये मतलब हमें कम स्पीड पे अधिक टॉर्क की आवश्यकता हो, तो हम कौन सी मोटर यूज लेते हैं, डीसी सीरीज मोटर। और उसी मोटर का यूज हम ट्रैक्शन पर्पज में, होइस्ट में, क्रेन्स में या फिर लिफ्ट्स में, जहां भी हमें स्टार्टिंग टॉर्क की ज्यादा आवश्यकता है वहां हम इसका यूज लेते हैं। तो ये स्पीड और टॉर्क का डायग्राम हो गया डीसी सीरीज मोटर का। अभी डीसी सीरीज मोटर की हमने एप्लीकेशन तो समझ ली। तो अब ये देखिएगा, ये क्या क्वेश्चन हमारा क्या कहना चाह रहा है, वो इसी पे डिपेंड करता है। द नो लोड स्पीड ऑफ द डीसी सीरीज मोटर इज। तो नो लोड स्पीड मतलब लोड का कम से मतलब हमारा क्या है, किसी भी मोटर के लिए लोड के कम या ज्यादा से मतलब हमारा क्या है, उसमें होने वाले टॉर्क में कम या ज्यादा से, ठीक है। और यदि कोई जनरेटर है, ठीक है, तो हाँ, तो फिर क्या कहते हैं, अब ये मान लीजिए, देखिए जनरेटर के लिए हम क्या करते हैं, करंट देखते हैं ना। तो अब ये देखिए स्पीड और टॉर्क का डायग्राम है। तो नो लोड मतलब टॉर्क हमारे पास कम है। अब टॉर्क जहां में हमारे पास कम है तो इसकी स्पीड देखेंगे कितनी, स्पीड क्या है, बहुत ही ज्यादा हाई है, बहुत ही ज्यादा हाई है एट नो लोड पे। इसलिए इसका आंसर क्या होगा हमारे पास, वेरी हाई। यही कारण है स्टूडेंट्स कि हम डीसी सीरीज मोटर्स को कभी भी नो लोड पे नहीं चलाते। उसमें हमेशा कुछ ना कुछ स्टार्टिंग के टाइम पे कुछ ना कुछ या लोड जरूर रखते हैं। अदरवाइज कम लोड होगा तो फिर हमारी मोटर बहुत ही हाई स्पीड अटेन कर सकती है, जो कि डेंजरस हो सकती है, मैकेनिकल पार्ट्स डैमेज हो सकते हैं मोटर के। तो उससे बचने के लिए हमें क्या करना है, हमें कुछ ना कुछ लोड तो हमेशा ही उसके साथ अटैच करके रखना है डीसी सीरीज मोटर के साथ, ताकि हमें वेरी हाई स्पीड ना मिले और वेरी हाई स्पीड के द्वारा जो मैकेनिकल जो डैमेज है वो मशीन को ना हो, ठीक है। तो ये हमने क्वेश्चन इस तरह से रिलेटेड काफी क्वेश्चन पूछ जाते हैं, लेकिन जो कंसेप्ट होता है वो इसी डायग्राम से रिलेटेड होता है। तो आप इस डायग्राम को समझ लीजिए, और इसी डायग्राम को अगर डीसी शंट मोटर बनाया जाए तो इसका जो टॉर्क और स्पीड का डायग्राम है वो इस तरह ना बन के थोड़ा सा लगभग पैरेलल बनेगा टॉर्क के, ठीक है, लेकिन वो थोड़ा सा स्लाइटली डिक्रीज होगा, ज्यादा नहीं, स्लाइटली डिक्रीज होगा, ठीक है, स्लाइटली डिक्रीज होगा और स्ट्रेट होगा, ठीक है। तो जहां भी हमें कांस्टेंट स्पीड की आवश्यकता है, इरेस्पेक्टिव ऑफ द टॉर्क, मतलब टॉर्क पे हमारा डिपेंड नहीं है, लेकिन हमें एक कांस्टेंट स्पीड की आवश्यकता है, तो हम वहां पे डीसी शंट मोटर का यूज लेते हैं, और ये डीसी सीरीज मोटर। और मैंने आपको बता ही दिया पहले, डीसी मोटर्स का सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि उनकी जो स्पीड का वेरिएशन है वो हमें काफी बड़ा वाइड हो जाता है, और डीसी सीरीज मोटर का कंट्रोल भी अच्छा है स्पीड का। तो इस प्रकार के जो भी एप्लीकेशंस पर्पज होंगे वहां पे हमें डीसी सीरीज मोटर की आवश्यकता होती है। इसी प्रकार हम क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं, ये क्या कहना चाह रहा है
इंटरपोल्स आर मीन्ड फॉर। कहने का मतलब क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है कि इंटरपोल्स का हमारा मतलब क्या है। इंटरपोल्स हमारे किस मतलब के हैं डीसी मोटर के अंदर, ठीक है। तो इंटरपोल से हम इंटरपोल क्या, अब मैंने आपको पहले भी समझाया था जब हम थ्योरी कर रहे थे कि इंटरपोल्स किसी भी जो मोटर होती है हमारी डीसी मोटर होती है, इसके ये हमारे पोल्स होते हैं एन और पी, एन और एस सॉरी। तो अब ये देखिए कि जो ये एक्सिस है हमारा जहां पे पोल एग्जिस्ट करते हैं, उस एक्सिस को हम बोलते हैं पोलर एक्सिस। और ये जो हमारी एक्सिस होती है उसे बोलते हैं इंटरपोल्स। इंटरपोल्स, तो इस इंटरपोल्स पे हम एक वाइंडिंग एक्स्ट्रा ओ लगाते हैं, और वो वाइंडिंग होती है जो फील्ड वाइंडिंग के लिए है, जो इसको मतलब फ्लक्स देने के लिए। लेकिन इस फ्लक्स का जो ये वाइंडिंग्स है ये सीरीज में कनेक्ट होती है आर्मेचर के, ताकि आर्मेचर के द्वारा जो एक्स्ट्रा करंट के द्वारा जो हमारा ये बैलेंस बिगड़ा है ना, इसके बीच में जो ये फ्लक्स है, फ्लक्स का जो डिस्ट्रीब्यूशन बिगड़ा है ना, उसको काउंटर करने के लिए हम इसमें इंटरपोल्स का यूज लेते हैं। और वो उसकी जो इंटरपोल्स के द्वारा जो फ्लक्स है उसका मान उसी के प्रोपोर्शनल में हो जाता है, क्योंकि वो सीरीज में लगा हुआ है आर्मेचर के। जब आर्मेचर के सीरीज में लगा हुआ तो सेम करंट जैसा आर्मेचर में बह रहा है वही करंट फ्लो होगा किसमें होके, इंटरपोल्स में होके। और उसको हम इसकी जो ओरिएंटेशन है इंटरपोल्स की वो विपरीत लेते हैं, विपरीत लेते हैं आर्मेचर करंट के, ताकि उसको काउंटर कर सके और जीरो हो जाए क्या हमारा आर्मेचर रिएक्शन। आर्मेचर में जो हमारा फ्लक्स की आर्मेचर में जो फ्लक्स फ्लो होता है करंट की वजह से, उससे इसका जो डिस्ट्रीब्यूशन खराब हो चुका है उसको उसका जो फ्लक्स डिस्ट्रीब्यूशन है जो डिस्टोर्ट हो चुका है उसको काउंटर करने के लिए हम इंटरपोल्स यूज लेते हैं। अब इस इंटरपोल्स का यूज क्यों लेते हैं, अभी इंटरपोल्स का यूज लेते हैं तब क्या है कि जो इनको इंटरपोल्स को इंटरपोल ही एक्सिस में ही लगाया जाता है, क्योंकि इसके अंदर जो ईएमएफ उत्पन्न होती है, इंड्यूस्ड ईएमएफ होती है कोइल्स के अंदर इंड्यूस्ड ईएमएफ उत्पन्न होगी अगर इसके अंदर फ्लक्स होगा, और इंड्यूस्ड ईएमएफ के कारण स्पार्किंग होगी, हमारे कम्यूटेशन में स्पार्किंग होगी, और स्पार्किंग वजह से कम्यूटेशन फेलियर हो सकता है। इस फेलियर को बचने के लिए हमें इंटरपोल्स लगाने पड़ते हैं, और इंटरपोल्स को इंटरपोल एक्सिस में ही लगाया जाता है। अदरवाइज कोई भी हमें फ्लक्स मिलेगा तो ईएमएफ उत्पन्न होगी, और ईएमएफ को हमारे पास उत्पन्न नहीं होनी चाहिए उसमें कम्यूटेटर में, और इससे बचने के लिए इंटरपोल्स को लगाया जाता है। तो फिर इसका जो मेन पर्पज है वो क्या है, स्पार्किंग से बचने के लिए। जो ईएमएफ की जो काउंटर हमारे पास ईएमएफ उत्पन्न हो गई है, उसको ईएमएफ की वजह से जो हमारे पास क्या उत्पन्न हो चुका है, जो हमारे पास उत्पन्न हो चुका है स्पार्किंग, उस स्पार्किंग से बचने के लिए। तो हमारे पास ऑप्शंस क्या क्या है, देखिए, इंक्रीजिंग द स्पीड ऑफ द मोटर, इंक्रीजिंग द काउंटर ईएमएफ, स्ट्रेंथनिंग द मेन फील्ड, और रिड्यूसिंग स्पार्किंग एट द कम्यूटेटर। तो हमारा जो आंसर होगा वो कौन सा होगा, डी, रिड्यूसिंग स्पार्किंग एट द कम्यूटेटर। हमेशा आप याद रखिएगा इंटरपोल्स लगाते हैं इंटरपोल एक्सिस में, और ये होते हैं सीरीज में आर्मेचर के, और इनकी डायरेक्शन होती है जस्ट अपोजिट टू द आर्मेचर ऑफ करंट ओरिएंटेशन। और ये किससे बचने के काम आते हैं, ये स्पार्किंग से बचने के काम आते हैं, ठीक है। स्पार्किंग नहीं हो हमारे कम्यूटेटर में। अब इसी प्रकार एक क्वेश्चन हमारा ये है क्वेश्चन नंबर 12, ये देखिएगा ये क्या कह रहा है। एक 4 पोल 1200 आरपीएम डीसी लैप वाउंड जनरेटर है। क्या है, जनरेटर है। जनरेटर है तो क्या जनरेट करेगा, इलेक्ट्रिकल एनर्जी जनरेट करेगा, ठीक है। हैज 1520 कंडक्टर्स इफ द फ्लक्स पर पोल्स इज 0.1 वेबर एंड ईएमएफ ऑफ द जनरेटर। हमसे पूछा क्या गया है, ईएमएफ इन द जनरेटर। जनरेट क्या कर रहा है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी हमने ईएमएफ का जो इक्वेशन देखी थी उसके अंदर जो हमारे पास क्या आया था, ईएमएफ इक्वेशन थी हमारे पास, जनरेटर के द्वारा उत्पन्न ईएमएफ इक्वेशन इज इक्वल टू पी फाई एन जेड अपॉन 60A। इसे रट लीजिएगा, इसे याद कर लीजिएगा, क्योंकि इससे रिलेटेड काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन हमारे एग्जाम्स में पूछे जा रहे हैं। तो पी फाई एन जेड अपॉन 60A इसे रट लीजिए। ये ई क्या है, ई ये उसमें उत्पन्न
जनरेटर में उत्पन्न ईएमएफ है। और पी क्या है, पोल्स है, नंबर ऑफ पोल्स की संख्या है। फाई क्या है, फ्लक्स है पर पोल, फ्लक्स पर पोल, और अगर पोल से मल्टीप्लाई किया तो टोटल फ्लक्स। ठीक है, इसका मतलब इन दोनों को रूप क्या बोले जाते हैं, टोटल फ्लक्स। एन क्या है, स्पीड, किसमें, आरपीएम में, स्पेशली किसमें, आरपीएम में है। और जेड क्या है, कंडक्टर्स, नंबर ऑफ कंडक्टर्स, कितने कंडक्टर्स हैं वहां पे। और ए डिपेंड करता है हमारी बॉन्डिंग कैसी है, लैब बाइंडिंग है या फिर वेव बॉन्डिंग है। अगर लैब बाइंडिंग है तो LAP मतलब नंबर ऑफ पोल्स इज इक्वल टू ए का मान हमारे नंबर ऑफ पोल्स के बराबर होगा। और यदि वेव बाइंडिंग है तो A इज इक्वल टू 2 के बराबर होगा। ठीक है, तो अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। हमारे पास सब चीजें दे रखी है, हमें क्वेश्चन के अंदर हमने हमको सब कुछ प्रोवाइड कर रखा है, तो हम इसे सोल्व कर सकते हैं आसानी से। ठीक है, तो E इज इक्वल टू पी कितना है हमारे पास, 4 पोल है, फ्लक्स कितना है 0.01 है, और स्पीड कितनी है 1200 आरपीएम है। और कंडक्टर्स हैं हमारे पास 1520 कंडक्टर्स हैं। और कौन सी वाइंडिंग बता रहा है ये बता रहा है हमें लैप बाउंड जनरेटर। तो लैप बाउंड जनरेटर है तो A बराबर P, तो A बराबर P है तो हमारे पास ये P कितने हैं 4। ठीक है, और ये 60। अब इसे हम सोल्व कर लेंगे तो आप देखिएगा 4 से 4 कट गया, ये 20 बार कट गया। ठीक है, और ये 1520 इंटू 2 से इसको कितना हो गया 2, और 1520 इंटू 2 कितना हुआ, ये हुआ हमारे पास 304 के पास। तो ये जो हमारा रिजल्ट आया वो वोल्ट में आएगा। EMF बराबर वोल्ट बराबर 304 वोल्ट। तो हमारा आंसर क्या होगा 304 वोल्ट। इस प्रकार के क्वेश्चंस काफी ज्यादा पूछे जाते हैं। तो इसके लिए आपको केवल इस इक्वेशन को याद करना जरूरी है कि जो डीसी जनरेटर में, जो डीसी में इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगी उसका मान में हमें इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगी में क्या मिलेगा, वोल्टेज और करंट। तो वोल्टेज का मान से पूछा जा रहा है, EMF का मान पूछा जा रहा है, तो इसका मतलब हमें वोल्टेज का मान पूछा जा रहा है। तो हम क्वेश्चन नंबर हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, द ब्रशेस ऑफ द डीसी मशीन शुड बी फिजिकली पैलेस्ड ऑन। मतलब ब्रश होते हैं, ब्रश डीसी मशीन के अंदर, उनको फिजिकली मतलब रखा कहाँ जाता है, मतलब डीसी मशीन में किस स्थान पे रखा जाता है। ठीक है, ये हमसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स मैं आपको बताऊंगा ब्रशेस क्या होते हैं। ब्रश डीसी मशीन्स के अंदर करंट को प्रोवाइड करने के काम आते हैं, किसको, मशीन को, और वहां से करंट कलेक्ट करने के काम आते हैं। अगर आज आपका जनरेटर है, अगर आप जनरेटर काम ले रहे हो तो ब्रश क्या करेगा, इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करेगा आउटर से किसको, मशीन को। देखिए एक चीज समझने की जरूरी है कि डीसी मशीन्स, जनरेटर, सिंक्रोनस मोटर्स और इंडक्शन मोटर, जो भी प्रकार की हमारे पास मोटर है वो केवल वर्क करती है तो एसी के अंदर ही वर्क करती है, एसी के ही अंदर वर्क करती है। क्योंकि हमारे पास जो इंड्यूस्ड ईएमएफ आती है वो चेंजिंग मैग्नेटिक फ्लक्स के कारण ही आती है। तो इसलिए आपको क्या करना पड़ेगा, ये एसी ही जनरेट करना पड़ेगा। एसी ही जनरेट होती है सभी प्रकार के मोटर्स में। ठीक है, अब आप कहोगे कि डीसी मोटर में एसी जनरेट हो रही है तो ये डीसी मशीन क्यों कहते हैं। तो इसके अंदर एक वो कम्यूटेटर नाम का एक अरेंजमेंट होता है। तो कम्यूटेटर क्या करता है, डीसी को एसी में और एसी को डीसी में बदल देता है। ये एक किसकी तरह एक काम कर रहा है, एक रेक्टिफायर और इन्वर्टर की तरह काम कर रहा है। ठीक है, तो कम्यूटेटर एक जो लगाया जाता है वो क्या होता है, कम्यूटेटर डीसी मशीन के अंदर जो ब्रशेस होते हैं वो क्या है, स्प्रिंग से कलेक्ट करता है, कम्यूटेटर को टच करते हैं। अब जैसे ये कम्यूटेटर है, अब इस कम्यूटेटर को टच करते हैं दोनों तरफ से, तो ब्रशेस क्या करते हैं, कम्यूटेटर को टच करते हैं और उसको क्या करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करते हैं। और उसी करंट को जो हमने डीसी प्रोवाइड कर रखा है उसको एसी में बदल के और जनरेटर के लिए क्या करेगा, एसी उपलब्ध कराएगा, ताकि वो हमारा मोटर क्या कर सके, एसी में रोटेट कर सके। उसी प्रकार मोटर में क्या होती है, हमारे पास एसी मिलती है हमें डीसी मोटर से, एसी जो हमें मिलती है डीसी जनरेटर से, तो उससे क्या करता है, डीसी बना लेता है। तो इसका मतलब एसी टू डीसी, डीसी टू एसी बदलने का काम करता है।
ठीक है। अब इसकी जो हम पहले करते हैं उसको कौन सी एक्सेस में करते हैं, इंटरपोलर में, पोलर में। मैंने आपको भी थोड़ी देर पहले बताया कि किसी भी ब्रश को किधर पोलर किया जाता है, इंटरपोलर एक्सेस में। ब्रशेस को हमेशा लगाया जाता है इंटरपोलर एक्सेस में, ताकि हमारे पास काउंटर ईएमएफ उत्पन्न ना हो। ईएमएफ जो कोइल्स के अंदर हो गई उत्पन्न ना हो। अगर कोई ईएमएफ उत्पन्न हो गई तो ईएमएफ हमारी क्या करेगी, स्पार्किंग उत्पन्न करेगी। करंट हमें मिल सकता है, और करंट हमें जब एयर में मिल जाएगा तो फ्लैश ओवर हो जाएगा किसका, कम्यूटेटर का। और कम्यूटेटर का फ्लैश ओवर होने से क्या है, हमारी पूरी कम्यूटेटर डैमेज हो सकता है, मोटर हमारी जल सकती है। तो इतनी हीट से हमारी मोटर जल सकती है। इसको हीट से बचने के लिए हम क्या करते हैं, इसको इंटरपोलर एक्सिस में ही लगाया जाता है ब्रशेस को। तो एक चीज तो ये क्लियर हो गई, किस में लगाया जाता है, इंटरपोलर एक्सिस में। दूसरी चीज, इसको आर्मेचर में लगाया जाता है, कम्यूटेटर पर लगाया जाता है। तो ये तो सीधी सी बात है, सिंपल सी बात है। इसे लगाया जाता है कम्यूटेटर के ऊपर। तो कम्यूटेटर के ऊपर लगाया जाता है तो कम्यूटेटर एसी टू डीसी में बदलता है। जो हमारे आउटर से कनेक्ट होता है करंट डायरेक्टली, वो ब्रशेस से ही होता है। ठीक है। तो इस प्रकार हमें समझने की जनरल, अगर हमने थ्योरी अच्छे से समझ ली है तो हमें इस प्रकार के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में परेशान होने की कोई इतनी बड़ी आवश्यकता नहीं है। ये ज्यादा सिंपल होते हैं, ज्यादा हमारे पास ऑप्शन होते हैं, ज्यादा हम दिमाग से हम क्या कर सकते हैं, कलेक्ट कर सकते हैं चीजों को आसानी से। हम रिटर्न एग्जाम से, जो हमारे डिस्क्रिप्टिव एग्जाम होता है, उसकी बजाय ज्यादा आसान होते हैं। आप इनको ज्यादा से ज्यादा अच्छे से सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, ताकि आप 30 में मतलब ज्यादा से ज्यादा नंबर यहाँ से बटोर सकें। और उसके बाद जो आपका डिस्क्रिप्टिव पेपर है उसमें तो आप कर ही लोगे, थोड़ा बहुत कर लोगे तो उसमें भी आपको पास होने के चांस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। थैंक यू, धन्यवाद। नेक्स्ट मिलते हैं हम, नेक्स्ट डीसी मशीन के क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे हम 3-4 बार अभी, और उसके बाद हम और कुछ देखेंगे। धन्यवाद।